डियर फ्रेंड्स, मैं रामफल मोर एडवोकेट सोनीपत आपका नो द लॉ चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पहले हम वीडियो सेक्शन 2 से सेक्शन 8 तक बनाना चाह रहे थे, किंतु बीच में तकनीकी खराबी आने के कारण सेक्शन 2 और 3 ही पूरे हो पाए। अब हम सेक्शन 4 से सेक्शन 8 तक दूसरी वीडियो बना रहे हैं। क्षमा याची हूँ और मुझे विश्वास है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। अब बिना देरी के हम सेक्शन 4 सीपीसी पर आते हैं। सेक्शन 4 सीपीसी शेविंग का सेक्शन है। शेविंग का अर्थ बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस एक एक्ट में नहीं बल्कि हर एक्ट के अंदर होता है। और शेविंग का अर्थ है कि ये कानून कहाँ अप्लाई नहीं होता। इसको मोटे रूप से समझने की कोशिश करें कि शेविंग का अर्थ यही होता है कि यह एक्ट कहाँ लागू नहीं होता या कहाँ इसका प्रभाव होगा, कहाँ प्रभाव नहीं होता। तो अब जैसे इसके लिए मैं आपको 2 सेक्शन बताना चाहूँगा कि लोकल और स्पेशल। सेक्शन 41 सीपीसी और सेक्शन 44। तो 41 क्या कहता है कि रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स टू बी सर्टिफाइड, और दूसरा सेक्शन है 44 एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पास्ड बाय रेवेन्यू कोर्ट इन प्लेस विच दिस कोड डज नॉट एक्सटेंड। तो आप जो है इस सारे को देखेंगे कि सेक्शन 4 शेविंग का है जो मैंने बताया। मुझे विश्वास है कि आपको ये स्पष्ट हो गया होगा। अब मैं आपको सेक्शन 5 के बारे में बताता हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ कोड टू रेवेन्यू कोर्ट। रेवेन्यू कोर्ट के ऊपर सीपीसी का क्या प्रभाव होगा, कितनी लागू होगी, कितनी नहीं होगी। तो यहाँ पर बहुत साफ से शब्दों में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जहाँ रेवेन्यू एक्ट बना हुआ है, जिस स्टेट का रेवेन्यू एक्ट है वहाँ कोर्ट है, वहाँ रेवेन्यू एक्ट लागू होगा। और जहाँ रेवेन्यू एक्ट नहीं है वहाँ सीपीसी लागू होगी। उसके बाद पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन की बात, हम हरियाणा में बैठे हैं, वीडियो यहाँ बनाई जा रही है, तो आपको हरियाणा, पंजाब और यूटी के बारे में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन सिविल जज की कितनी है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि पंजाब, हरियाणा और यूटी, चंडीगढ़ में सिविल जज जूनियर डिवीज़न की पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन अनलिमिटेड है और कितने रुपए तक का केस हो उसको सुनने का अधिकार जो है उसे है। तो इस प्रकार से हर स्टेट की तरह तरह की भिन्न भिन्न किस्म की पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन है। जैसे सिविल जज जूनियर डिवीज़न राजस्थान के अंदर 5,000 रुपये तक का केस जो है सुन सकता है, और मतलब सीनियर डिवीज़न 5,000 से ऊपर का और 20,000 रुपये तक का केस सुन सकता है। डीजे जो है 20,000 से ऊपर का केस सुन सकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना रहेगी और सुझाव है कि हर स्टेट का आदमी पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन जानने के लिए नेट से जो है वेरीफाई कर ले कि किस स्टेट की कितनी पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन एक जज की है। तो इसलिए सेक्शन 6 जो है पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम सेक्शन 7 जो है प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट जो है आज़ादी से पहले जो प्रांत थे उनको प्रोविंशियल बोला जाता था, प्रोविंशियल कहते थे। और आप जानकर के हैरान हो गए कि उस समय 17 प्रोविंशियल एरियाज़ थे। तो आप से मैं ये कहना चाहूँगा कि द स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स डू नॉट हैव द पावर टू एग्जीक्यूट द डिक्री इन मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिक्री जो है एग्जीक्यूट करने की उन्हें
कोई पावर नहीं है। और सरजू प्रसाद वर्सेस सेकंड एडीजे कानपुर का केस जो है, इसके अंदर ये बात डिसाइड हुई है AIR 1975 इलाहाबाद पेज 13 के ऊपर। अब मैं आपको सेक्शन 7 को थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा और उसके रेलेवेंट पोर्शन को पढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेक्शन 7 क्या कहता है। वो कहता है कि ये एक्ट जो है ना, डज नॉट एक्सटेंड एक्सरसाइजिंग कोरस्पॉन्डिंग जुरिडिक्शन, दैट इज टू से कहाँ सूट्स एक्सेप्टेड फ्रॉम कॉग्निजेंस ऑफ कोर्ट स्मॉल कॉजेज। जहाँ स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स हैं वहाँ पर संज्ञान लेने के बाबत जिन सूट्स का एग्जेप्ट किया गया है, एग्जेम्प्टेड हैं, मतलब उनको छोड़ा गया है वहाँ। और दूसरा एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री इन सच सूट्स, ऐसे मुकदमों में फिर उनकी एग्जीक्यूशन की जहाँ बात है वो वहाँ पर भी संज्ञान नहीं लिया जा सकता, कोर्ट जो है वो नहीं कर सकती। द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी और फॉलोइंग सेक्शंस, दैट इज टू से सेक्शन 9, सेक्शन 91, सेक्शन 92, सेक्शन 94, 95, सो फार एज दे ऑथराइज और रिलेट टू, जैसे अटैचमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में जो है जो भी ऑर्डर है, इंजंक्शंस हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है या इंटरलोकेटरी ऑर्डर है सेक्शन 94E के तहत या 96 से 112 या 115, वहाँ पर जो है CPC लागू नहीं होगी। अब प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेज कोर्ट जो है उसके बारे में सेक्शन 8 के ऊपर मैं आता हूँ। और सेक्शन 8 क्या कहता है, प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट्स जो है 3 महानगर थे जिनके अंदर जो है ये कोर्ट्स हैं। प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट कॉज कोर्ट्स जो है ये किन किन कौन कौन से सेक्शन जो है लागू होते हैं, कौन कौन से लागू नहीं होते हैं, ये आप देखेंगे कि छोटी सी मैं आपको वो बताऊंगा। सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 24, 38 to 41, 75A-B-C, 76, 77, 157 और 158 एंड बाय द प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट 1882, द प्रोविजंस in the body of the code shall not extend to any suit or proceeding in any court of small causes established in the towns of Calcutta, Madras and Bombay। इसको CMB के नाम से भी जाना जाता है। कैलकाटा का C ले लिया, मैड्रास का M ले लिया और B का बॉम्बे का B ले लिया, तो CMB तीनों के तीनों जो है ये कैलकाटा, मैड्रास और बॉम्बे, तो इन सेक्शंस लागू नहीं होंगे। अब प्रोवाइडेड इसके अंदर क्या कहा गया है कि हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम, मैड्रास और बॉम्बे जो है वो कोई भी नोटिफिकेशन के तहत कानून बना सकता है और जो वो नोटिफिकेशन पास करेगा, बनाएगा, जो प्रोविज़न बनाएगा वो जो है 1882 का जो प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट है उसके इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, तो वो जो बनाएंगे वो वैलिड माना जाएगा और प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट उसको ये मान करके इम्प्लीमेंट करेंगे कि दैट इज़ वैलिड वन। और ये सेक्शन 9 ऑफ द प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट के तहत बनाया जाता है। तो इस प्रकार से आज का हमारा लेक्चर पूरा होता है और मुझे आशा ही नहीं अपितु पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप जो है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकॉन बटन जो है घंटी का भी दबा दें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद।